हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को शामिल करेंगे। इसके बाद नीट एग्जाम में पिछले 20 साल में जो सब क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी शामिल करेंगे और अच्छे अच्छे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम यहाँ शामिल करने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, गेमेट्स सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? गेमेट्स युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या फिर नलीप्लॉइड। तो हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी सेल है ये डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और जो गेमेट्स है वो हैप्लॉइड यानी कि n होता है। ह्यूमन बॉडी सेल में कितना क्रोमोसोम होता है? 46, 23 पेयर्स। लेकिन ह्यूमन मेल गेमेट या फीमेल गेमेट यानी कि ह्यूमन गेमेट में कितना क्रोमोसोम होता है? 23, जो कि पेयर के रूप में नहीं रहेगा यानी कि हैप्लॉइड रहेगा। यानी कि गेमेट जो है ये हैप्लॉइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद है, मैच्योर स्पर्म के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्म के टॉप पर, शीर्ष भाग पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम, मीसोसोम, एपीसोम या फिर नन? तो क्या है कि ये जो स्पर्म है, एक स्पर्म है और स्पर्म के टॉप पर, शीर्ष भाग पर यहां एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ए नंबर में है, इसलिए यहां इसका आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। स्पर्म के हेड पर, जो शीर्ष भाग पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो एक नुकीला स्ट्रक्चर होता है, हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। आपको पता है कि एक्रोसोम किस स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड रूप होता है? याद है कि एक्रोसोम किस संरचना का मॉडिफिकेशन होता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि एक्रोसोम किसका मॉडिफाइड रूप होता है। कुछ ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे देते हैं, गोल्जी बॉडी का, माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम का या राइबोसोम का। इसमें से एक आंसर सही है। आपको पता है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, आगे है, यूट्रस यानी गर्भाशय किससे संबंधित है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या सभी से? यूट्रस काफी सिंपल क्वेश्चन अभी आ रहा है और अभी यहां ज्यादातर क्वेश्चन जो लिखा गया है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल करेंगे और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का, वहां हम लोग नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है कि यूट्रस किससे संबंधित होता है? तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यूट्रस जहां पर बच्चे का ये डेवलपमेंट होता है, मां के पेट के अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यहां आंसर हो जाएगा बी नंबर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसके बाद, एक स्वस्थ महिला वुमेन के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों यानी ओवम की संख्या होती है, एक फीमेल एक स्त्री अपने पूरे जीवन काल में उसमें कितना ओवम मैच्योर होता है? मीनिंग यही है कि ओवम कितना मैच्योर होगा पूरे जीवन काल में। जब फीमेल का एज लगभग 12 इयर्स के आसपास का होता है तो उसमें ओवम मैच्योर होना शुरू होता है, और लगभग पर मंथ 28 डेज के अंदर जो है एक ओवम वहां से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और ओवम लगातार बनते रह सकता है लगभग 45 to 50 इयर्स तक। इसके बाद फिर मेनोपॉज हो जाएगा। मेनोपॉज हो जाने के बाद ओवम मैच्योर नहीं होता है। तो लगभग 12 साल से स्टार्ट होगा ओवम मैच्योर होना, और लगभग 45 से मैक्सिमम 50 वर्ष तक ओवम मैच्योर हो सकता है। तो इस बीच में लगभग पर मंथ 1 ओवम अगर मैच्योर होगा तो कुल कितना ओवम मैच्योर हो सकता है? ऑप्शन है 4440
और 365। तो याद रखना है कि एक स्त्री के पूरे जीवन काल में मैच्योर होने वाले ओवम की जो संख्या है वो है 400। याद रखना है वो है 400, 400। तो यहां आंसर हो जाएगा बी नंबर 400। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डिप्लॉइड संरचना है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन है? ट्वेन, ओवम, इंडोस्पर्म, जाइगोट या ऑल? यहां तो हो जाएगा जाइगोट हो जाएगा, क्योंकि ओवम तो हैप्लॉइड होता है, इंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड होता है, और इसके बाद है जाइगोट, ये डिप्लॉइड होगा। क्योंकि जाइगोट बनता है कैसे? एक मेल गेमेट एन, एक फीमेल गेमेट एन मिलेगा, जाइगोट बनेगा, तो एन एन मिलकर के 2n यानी कि डिप्लॉइड हो गया। इसके बाद है, सर्टोली सेल्स पाई जाती है टेस्टिस, यूट्रस, ओवरी या लिवर? सर्टोली सेल कहां पर पाया जाता है? तो सर्टोली सेल पाया जाता है टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, महीन महीन नली, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर हम इसके इस पार्ट को कट करके माइक्रोस्कोप से देखें तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारा जर्म सेल होता है, और जर्म सेल के बीच बीच में, जर्म सेल के बीच बीच में कुछ लंबा लंबा सेल्स प्रेजेंट रहता है, और इस लंबे लंबे सेल को हम कहते हैं, जैसे यहां ये हो गया जर्म सेल और ये हो गया सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। तो जर्म सेल के बीच बीच में कुछ लंबा लंबा सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल का कार्य है, जो नया नया स्पर्म बनेगा उस स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रदान करता है, फूड प्रदान करता है, उसको भोजन प्रदान करने का काम करता है। तो ये सर्टोली सेल कहां पर पाया जाता है? टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कि टेस्टिस ऑप्शन में है, ए नंबर है ऑप्शन, यहां पर हो जाएगा आंसर ए नंबर। इसके बाद, मनुष्य पुरुष यानी मेल में क्रोमोसोम की संख्या है, पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या है 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY और 46 प्लस XX। हम जानते हैं ह्यूमन में क्रोमोसोम की जो कुल संख्या है वो है 46, और यहां 46 प्लस XY यानी कि यहां तो टोटल से 48 हो गया ना, यहां 46 प्लस XX, तो ये भी 48 हो गया, ये दोनों तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। इसके बाद 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। हम जानते हैं यदि मेल है तो मेल में 44 प्लस XY होता है, और यदि फीमेल है तो 44 प्लस XX होता है कि नहीं? तो यहां पर पुरुष के बारे में दिया गया है, इसलिए हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी, 44 प्लस XY। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मक यानी गेमिट में क्रोमोसोम की संख्या होती है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन यहां अलग है, 21, 23, 44, 46। तो मानव युग्मक गेमिट्स, तो गेमिट्स में क्रोमोसोम की जो संख्या है ये है 23। गेमिट्स में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 होता है। हमारे बड़ी सेल में कितना क्रोमोसोम होगा? 46 होगा, 23 पेयर होगा। लेकिन गेमिट में, चाहे वो मेल गेमिट हो चाहे वो फीमेल गेमिट हो, गेमिट में कितना क्रोमोसोम होता है? 23, याद रखना है। इसके बाद, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस हम कहते किसको हैं? टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यहां कुछ हार्मोन्स का नाम दिया गया है, एस्ट्रोजेन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजेन या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखना है कि टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बनेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद है, स्तनधारी के स्पर्म के मध्य भाग में पाया जाता है, स्तनधारी के स्पर्म के मध्य भाग में पाया जाता है न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। क्या पाया जाता है? तो एक स्पर्म जो होता है, अगर हम सही से फिगर बनाने का कोशिश करें स्पर्म का,
तो ये है स्पर्म, ये है स्पर्म, ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया हेड पीस, ठीक है, ये वाला भाग हो गया हेड पीस, ये हो गया नेक, और ये हो गया मिडिल पीस, मिडिल पीस, और ये हो गया टेल, है ना। तो ये जो मिडिल पीस यानी कि मध्य वाला जो भाग है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, यहां स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो रेड कलर से हम बनाए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है स्पर्म के मिडिल पीस में, मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां सी नंबर में है, आंसर हो गया सी नंबर। इसके बाद है स्क्रोटम स्थित रहता है, स्क्रोटम स्थित रहता है, कहां पर स्क्रोटम है क्या, दो टेस्टिस जिस थैली के अंदर है, हम उस थैली को कहते हैं स्क्रोटम। दो टेस्टिस, मेल में दो टेस्टिस होता है ना, वो दोनों टेस्टिस जिस थैली के अंदर रहता है उस थैली को हम कहते हैं स्क्रोटम। जैसे कि ये है एक टेस्टिस, ये है दूसरा टेस्टिस, ये दोनों टेस्टिस एक थैली के अंदर में होता है ना, इस थैली को हम बोलेंगे क्या, स्क्रोटम बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्क्रोटम स्थित रहता है, कहां पर रहता है, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी का मतलब हो गया चेस्ट के अंदर की जो कैविटी है ना, चेस्ट के अंदर की जो कैविटी है उसके अंदर, वहां तो नहीं होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के अंदर होता है, नहीं, पेट के अंदर भी नहीं होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर या ओवरी में, तो एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, दोनों जांघ के बीच में होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, दोनों जांघ के बीच में स्क्रोटम है, और उस स्क्रोटम के अंदर में दो पीस टेस्टिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गेमिट एवं फीमेल गेमिट के संयोजन से बनता है ओवम, स्पर्म, सीमेन, जायगोट। तो मेल फीमेल गेमिट जब आपस में फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। बनेगा कि नहीं, ये सब काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर से पूछे जाने की संभावना भी है। आगे है, निम्न में कौन पुरुष में पाया जाता है, जो पुरुष में पाया जाता है उसको चुनना है। क्या क्या है ऑप्शन, यूट्रस, वल्वा, लेबिया मेजोरा, कॉपर्स ग्लैंड। यहां यूट्रस, वल्वा, लेबिया मेजोरा ये तीनों तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और कॉपर्स ग्लैंड जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी ये पुरुष में पाया जाता है, आंसर होगा डी नंबर। फिर है नर हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, मेल सेक्स हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, ओवरी, टेस्टिस, लीवर, स्टोमक। तो मेल सेक्स हार्मोन जो कि है टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, वो कहां पर बनता है, वो तो टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस के अंदर में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट बाहर कुछ खास खास प्रकार का सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल ही है जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और वही हार्मोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, नर हार्मोन। तो नर हार्मोन कहां पर बनेगा, मेल के टेस्टिस में बनेगा। इसके बाद निम्न में त्वचा किससे बनता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीसोडर्म या फिर ऑल। तो स्किन, त्वचा किससे बनता है, एम्ब्रायोनल कंडीशन में 3 जर्मिनल लेयर होता है ना, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म। तो एक्टोडर्म से स्किन बनता है, इंडोडर्म से एलिमेंट्री कैनाल बनता है, मीसोडर्म से बोन, मसल्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स, इन सभी पार्ट्स का निर्माण होता है। तो त्वचा, स्किन किससे बनता है, तो स्किन बनता है एक्टोडर्म से। किससे बनता है, एक्टोडर्म से। अभी हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हम तुरंत अभी नेक्स्ट पेज के साथ हम आते हैं। अभी हम लोग और भी 2 पेज लगभग जो कोशिश करेंगे कि लगभग 40-50 ऑब्जेक्टिव हम आज सॉल्व कर पाएं, और 2 ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनेगा और इसमें
लगभग हम चाहेंगे कि 70-80 ऑब्जेक्टिव हम जो है निश्चित रूप से शामिल कर पाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, हम तुरंत नेक्स्ट पेज के साथ वापस आते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्थित होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र स्थित होता है कहां पर? पेल्विस रीजन में, थोरेसिक रीजन में, बैक रीजन में, नन ऑफ दिस। पेल्विक रीजन का मतलब है, पेल्विस रीजन का मीनिंग है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट के अंदर का जो स्पेस है, उसका जो निचला पार्ट होता है हम उसको कहते हैं पेल्विस रीजन। और थोरेसिक रीजन का मतलब है कि चेस्ट के अंदर का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक रीजन। बैक रीजन पीठ की तरफ, और नन ऑफ दिस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रेजेंट रहता है वो पेल्विस रीजन में होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी का जो निचला पार्ट होता है ना, वहां पर हम उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद है कौन सी सेल्स एंड्रोजन स्रावित करती है? एंड्रोजन एक हार्मोन है जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। कौन सी सेल, अच्छा कहां पर बनेगा? ये टेस्टिस में बनेगा। तो कोई खास सेल है जो एंड्रोजन हार्मोन को बनाती है। ऑप्शन है जर्म सेल, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, नन ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा इसका लीडिंग सेल। ये जो टेस्टिस है इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पतला पतला नली होता है, उस नली को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और उसके टीएस को यदि हम देखें तो उसमें जर्म सेल के बीच बीच में लंबा लंबा सेल दिखेगा जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। और उस जर्म सेल के आउटसाइड यानी कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके बाहर साइड भी कुछ खास खास सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल के द्वारा ही एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। फिर है ओवरी पाए जाते हैं, ओवरी अंडाशय पाए जाते हैं किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दोनों में, किसी में नहीं। तो ओवरी अंडाशय ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, स्त्री जनन तंत्र का भाग है। ठीक, बी नंबर होगा आंसर। फिर है ओवरी द्वारा उत्पन्न फीमेल गेमिट है, ओवरी द्वारा उत्पन्न फीमेल गेमिट है स्पर्म, ओविडक्ट, ओवम, प्रोस्टेट। काफी सिंपल है। ओवरी जो फीमेल गेमिट उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। फिर है गर्भाशय, यूट्रस एक होता है, यानी कि संख्या में नंबर उसका एक होता है, यूट्रस का नंबर एक होता है, जो कहलाता है फिम्बरी, इस्थमस, एम्पुला, वुम्ब। तो याद रखना कि यूट्रस जिसको हम बच्चादानी भी कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, हम उसको वुम्ब भी कहते हैं। यूट्रस गर्भाशय को हम क्या कहते हैं? वुम्ब भी कहते हैं। इसके बाद है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग कहलाता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग कहलाता है इस्थमस, एम्पुला, फिम्बरी या फिर इनफंडिबुलम। तो ये जो ओविडक्ट है, जैसे ये है ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट है, यहां पर ओवरी होगा और फिर इधर जो है ये यूट्रस हो जाएगा। तो ये हो गया यूट्रस, ये हो गया ओवरी, और यही नली है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो इसके शुरू का ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इसके बीच का ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एम्पुला, इसको बोल दिए एम्पुला। और लास्ट वाला जो भाग है ये कहला गया इस्थमस, ये हो गया इस्थमस। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग क्या है? फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम, सेकेंड पार्ट एम्पुला और लास्ट पार्ट हो गया इस्थमस। और ये इस्थमस जाकर के जुड़ गया किससे? यूट्रस से। तो यहां पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, कहां है? हाँ, इस्थमस, एम्पुला, फिम्बरी, इनफंडिबुलम। तो अंतिम भाग जो है ये कहलाएगा इस्थमस। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का जो अंतिम भाग है वो कहला गया इस्थमस।
पता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुला में। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? एम्पुला में। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो इनफंडिबुलम है यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली के समान प्रवर्ध यानी कि अंगुली जैसा उभार बहुत सारा निकला हुआ है ना, कहलाते हैं। यानी इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ये हुआ इनफंडिबुलम, और यहां पर ये जो अंगुली जैसा उभार निकला हुआ है ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिम्बरी, एम्पुला, इस्थमस, नन। तो इसको हम कहते हैं फिम्बरी, यानी कि यहां जो निकला हुआ है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं फिम्बरी, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। ये ओवम को जो जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है ना, ओव्यूलेशन जब होगा, ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा, तो ये फिम्बरी उसको पकड़ लेता है, फिम्बरी उसको ओवम को पकड़ लेगा और खींच लेता है कहाँ? किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। धीरे धीरे ओवम आएगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, इधर से यूट्रस से स्पर्म आएगा और स्पर्म ओवम दोनों आपस में एम्पुला वाले जगह में फ्यूज कर जाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन का जो जगह है वो है फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो गया फिम्बरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ वजीना एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं। वजीना का जो ओपनिंग होता है, वजीना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और इसका जो ओपनिंग होती है यानी वजीना का जो आउटर पार्ट जो होता है वो एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस, मेजोरा, इस्थमस, हैमेन। तो याद रखना है कि ये जो वजीना है, वजीना का जो बाहर का जो छिद्र होता है, ओपनिंग जो जिसको हम कहते हैं, वह शुरुआती समय में एक पतली झिल्ली से बंद होता है और इस पतली झिल्ली को कहते हैं हैमेन। हैमेन कई कारणों से टूट जाता है और एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नेचुरल तरीके से दोबारा हैमेन नहीं बनता है। इसके बाद छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर दोनों लेबिया माइनोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर दोनों लेबिया माइनोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है कहलाती है क्लाइटोरिस, मेजोरा, मेमरी डक्ट, हैमेन। थोड़ा सा हम फिगर बनाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें क्या है कि एक लंबवत धसा होता है, इसके बाहर तरफ जो है एक मोटा लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक पतला लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाले को कहते हैं लेबिया माइनोरा, बाहर वाले को बोलते हैं लेबिया मेजोरा, अंदर वाले को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा जहां पर जुड़ा हुआ है यहां पर एक अंगुली जैसा उभार निकला हुआ रहता है और ये जो अंगुली जैसा उभार है हम इसको कहते हैं क्लाइटोरिस, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर, यहां पर यूरिथ्रल ओपनिंग होगा, यहां से यूरिन बाहर आएगा, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर दोनों लेबिया माइनोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है। ये लेबिया माइनोरा जहां पर आकर के जुड़ेगा उसी जगह जो एक अंगुली जैसा उभार पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस को किसके होमोलोगस ऑर्गन माना जाता है? वह है पेनिस। यानी जिस तरह से मेल में पेनिस है लगभग उसी टाइप का फीमेल में क्लाइटोरिस होता है। फिर है मिल्क बाहर की ओर आता है, दूध बाहर की ओर, मां के शरीर से जो दूध बाहर आता है किस रास्ते से बाहर आता है वो बताना है। मेमरी लोब से, मेमरी ग्लैंड से, मेमरी डक्ट से, लैक्टिफेरस डक्ट से। तो याद रखना है कि दूध जो बाहर की ओर आता है ना, ब्रेस्ट से जो दूध जब बाहर आएगा तो जिन नलियों से होकर के बाहर की ओर आता है उन नलियों को हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसके बाद मैच्योर फीमेल गेमिट बनने की प्रक्रिया है। मैच्योर फीमेल गेमिट परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस,
एक्रोसोम, सीमेन, oogenesis। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम यानी कि फीमेल गेमिट बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं oogenesis। ठीक है। फिर ये प्यूबर्टी के समय फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। फीमेल में प्यूबर्टी कब आता है? प्यूबर्टी का मतलब है किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि जो फीमेल में लगभग हम बोल सकते हैं कि 11 से 13-14 वर्ष के बीच का जो आयु होता है ना, वो होता है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी स्टेज में तो जो फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवम, स्पर्म, मेनार्क, मेनोपॉज, मेनार्क कहते हैं। फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होना क्या कहलाएगा? मेनार्क। किस एज में होगा? लगभग 12 वर्ष के बीच एज में होगा। इसके बाद जब फीमेल का एज लगभग 45 to 50 इयर्स के बीच का होता है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो हम इस घटना को कहते हैं क्या? मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा, जब 45 से 50 वर्ष के बीच में होगा, इस घटना को हम बोलेंगे क्या? मेनोपॉज। लेकिन लगभग 12 वर्ष की उम्र में, 12-13 वर्ष की उम्र में जब फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, इस घटना को हम कहेंगे मेनार्क। फिर है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मानव के थायराइड में, मादा मानव के ओवरी में, मेढक के ओवरी में और खरगोश के टेस्टिस में। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है ये मादा मानव के ओवरी में पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल सबसे मेच्योर फॉलिकल होता है, उसमें मेच्योर ओवम रहता है, और जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है फिर ओवम बाहर निकलेगा और वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? कॉर्पस कैलोसम से, ग्राफियन फॉलिकल से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस एल्बिकेंस से। यहां आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। फीमेल की ओवरी में जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना, तो ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन निकलेगा जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। इसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाता है तो उससे फिर ओवम बाहर निकलेगा, और जब ओवम बाहर निकल जाता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल का खोल बचा, उस ग्राफियन फॉलिकल के खोल को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। और फिर है मादा मानव के ओवरी से ओवम का निकलना कहलाता है। जब ओवरी से ओवम निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आएगा तो हम इस घटना को क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, ओव्यूलेशन और पार्चुरेशन। तो ओवरी से ओवम का निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। जब ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, इस घटना को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। तो यहां आंसर हो जाएगा ओव्यूलेशन। तो हमारा लगभग 30 क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ, और इसके आगे और भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग कल लगभग इसी टाइम में अगला वीडियो आ जाएगा। अभी रेगुलर वीडियो आते रहेगा और अब ये चैनल लगातार चलते रहेगा। अब वीडियो डालना बंद नहीं करेंगे। इधर बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर के आए हैं। इधर जब लॉकडाउन था और कोचिंग बंद था तो हम यूट्यूब पर आए, पढ़ा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ, कोचिंग खुल गया, तो फिर हम YouTube पर से वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए थे। लेकिन अभी फिर से आ गए हैं। अभी रेगुलर ये क्लास चलते रहेगा। अभी लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नीट की तैयारी के लिए हर चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और हम लोग कल इसी टाइम में मिलेंगे। कल जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के देखते हैं कि कल हम और कहां तक बता पाते हैं। 2 ही वीडियो लेक्चर अब बनाएंगे। एक ये है पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का और एक पार्ट 2 वीडियो आएगा, कल आएगा। तो आप सब मन लगा करके पढ़ते रहिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।